वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जब गिरफ्तार किए गए, जब उनको वहां से वेनेजुएला से उठाया गया, जब अमेरिका ने उनको किडनैप किया और उसके बाद न्यूयॉर्क कोर्ट में उनकी पेशी हुई है। यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, ये एक दिन दहाड़े डकैती है, वो डकैती जिसे लोकतंत्र का ठेकेदार बताने वाले अमेरिका ने अंजाम दिया। एक आसान देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ उसके बेडरूम से जानवर जैसा सलूक करते हुए निकाला गया। इसके बाद बेशर्मी के साथ परेड कराया गया, आंखों पर पट्टी बांधकर घुमाया गया, हाथ में पानी का बोतल पकड़कर घुमाया गया, हाथों में हथकड़ी डालकर घुमाया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए आपके सामने। इस तस्वीर की चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है, कई देश इस पर सवाल उठा रहे हैं, इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना। लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई है, वही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो पूरी दुनिया में शांति मेंटेन करने की बात करता है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कुछ हुआ, यह हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने तो पहले ही साफ कर दिया कि न खाता ना वही, जो अमेरिका कहे वही सही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका कितना पावरफुल कंट्री है, वो किसी भी देश को इन्वेड कर सकता है जिससे अमेरिका के हित को नुकसान हो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका के न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। मादुरो पर ड्रग तस्करी और हथियारों की अवैध आवाजाही के गंभीर आरोप, लेकिन खुद मादुरो ने कोर्ट में इस बात का खंडन कर दिया और मादुरो ने अदालत में अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया और कहा कि मुझे किडनैप करके जबरन लाया गया है। तो एक तरफ न्यूयॉर्क कोर्ट में सुनवाई और एक तरफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक। पहली सुनवाई में मादुरो ने खुद को निर्दोष बताया और मादुरो ने कहा कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं और अब भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं। मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस भी अदालत में पेश हुई, उनके चेहरे पर चोट के निशान भी थे और पट्टी भी बंधी हुई थी। सुनवाई के दौरान मादुरो के पैरों में भी बेड़ियां लगी हुई थी। मादुरो और उनकी पत्नी एक ही मेज पर बैठे हुए थे और दोनों ने हेडफोन लगाए थे ताकि अदालत में कही जा रही बातों को वो अपनी भाषा में समझ सके। जज ने अदालत में दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया। मादुरो और उनके सहयोगियों पर नशा तस्करों और आतंकी गिरोह के साथ मिलकर अमेरिका में कोकेन पहुंचाने की साजिश का आरोप है। इसके लिए लंबी सजा हो सकती है। आरोप क्या क्या है एक बार जरा डिटेल से आप देख लीजिए। नशा तस्करी और अमेरिका में आतंकवाद को बढ़ावा देना। चार्जशीट में मादुरो, उनके बेटे और गृह मंत्री डियोस्डाडो काबोलो और ट्रेन दे अरागुआ गैंग के सरगना हेक्टर गुरेरो फ्लोरेस पर भी आरोप है। अमेरिका ने इस गैंग को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। मादुरो पर मशीन गन रखने और ड्रग तस्करी के सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं। मादुरो के वकील ने अमेरिकी कार्रवाई को सैन्य अपहरण बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और कानूनी प्रक्रिया का भी उल्लंघन है। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। मादुरो के खिलाफ सुनवाई के दौरान अदालत ने बाहर सैकड़ों लोग वहां पर उस वक्त जमा थे। एक तरफ अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो दूसरी ओर मादुरो विरोधी लोगों ने उनके खिलाफ नारे भी लगाए। सुनवाई खत्म होने के बाद जब मादुरो बाहर निकलने के लिए उठे तो गैलरी में बैठे एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि उन्हें अपने अपराधों की कीमत चुकानी होगी। मादुरो ने जवाब दिया कि वो अपनी आजादी हासिल करेंगे। अब यह ऑपरेशन की टाइमलाइन क्या रही है, जल्दी से इस पर भी नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में क्या कुछ हुआ। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से इस घटना को समझते हैं। 2 जनवरी 10:46 राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो को पकड़ने के लिए मिशन को मंजूरी दे दी। फिर 3 जनवरी को 2:48 पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में हवाई हमले शुरू कर दिए और सुबह 3 बजे अमेरिकी कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए राष्ट्रपति भवन में उतर गए। 3:29 पर अमेरिका का ऑपरेशन खत्म हुआ। मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। सुबह लगभग 4:15 बजे 4:20 का वक्त रहा होगा जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मादुरो को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। सुबह 11 बजे ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जे का भी ऐलान कर दिया। हालांकि इसके बाद अमेरिकी सरकार की तरफ से सफाई आई कि वेनेजुएला को वेनेजुएला के लोग ही चलाएंगे। अमेरिका वेनेजुएला को किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की मूड में नहीं। इसके बाद मादुरो को बेड़ियों में कैद कर न्यूयॉर्क ले जाया गया। मादुरो को न्यूयॉर्क की एमसीडी जेल भेजा गया। मादुरो की गिरफ्तारी सिर्फ एक राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि अमेरिका की एक जबरन विदेश नीति का नमूना भी है। इधर माई वे और हाईवे।
मादुरो को हथकड़ियों में अदालत के सामने खड़ा कर अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हद तक जाकर अपने मिशन को पूरा करेगा, अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, किसी देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो जल्दी से आपको यूएनएससी की तस्वीर दिखाते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक जो हुई है वो बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कल बड़ी संख्या में, ये देखिए तस्वीर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, बड़ी संख्या में यहां पर लोग चर्चा करते नजर आए। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया। जरा देखते हैं इस तस्वीर में, उसके बाद फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आगे की कहानी। तो कल यूएनएससी की आपात बैठक जो बुलाई गई थी, इमरजेंसी मीटिंग जो बुलाई गई थी, उस पर काफी देर तक बवाल होता रहा, काफी देर तक चर्चा होती रही। क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में, आइए जल्दी से नजर डालते हैं। अमेरिका के कदमों की आलोचना की गई, इस पर सवाल उठाए गए साफ तौर पर। यूएनएससी की मीटिंग में, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कई देशों के बीच गहरे मतभेद साफ नजर आए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जाहिर की, यह कार्रवाई इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वेनेजुएला संकट पर कहा कि अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के मामले में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। गुटेरेस ने सवाल उठाया कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए कैसी मिसाल कायम करेगी। कल को चीन भी इस राह पर चल सकता है। इस खबर का विश्लेषण अलग से करेंगे कि चीन में यह मांग हो रही है और चीनी सरकार इस पर विचार कर रही है। जिनपिंग सोच रहे हैं कि ताइवान को इन्वेड कर लिया जाए, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अब यहां पर रूस ने कड़ा विरोध किया और कहा कि मादुरो को फौरन रिहा कीजिए। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और रूस और चीन आमने सामने आ गए। रूस ने तो अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की। रूसी प्रतिनिधि ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को तुरंत रिहा करने की मांग की। रूस ने कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता का इस तरह उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता। और जो नेक्स्ट टारगेट पर हैं, कौन टारगेट पर हैं? लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा, मैक्सिको, चिली। उन्होंने भी क्वेश्चन उठाया कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, यह अमेरिका की दादागिरी चलेगी नहीं। रूस के अलावा क्यूबा और मैक्सिको ने भी अमेरिकी के इस कदम की कड़ी निंदा की। इन देशों का कहना है कि सैन्य बल का इस्तेमाल हालात को और बिगाड़ सकता है। चिली ने भी अमेरिकी कार्रवाई को गलत मिसाल बताते हुए इसे वैश्विक व्यवस्था को नुकसान पहुंचने की बात कही। वेनेजुएला पर आरोप यूएनएससी में लगाए गए कि तेल और जो संसाधन है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र में यह एलिगेशन अमेरिका पर लगाया कि यह हमला देश के प्राकृतिक संसाधनों और विशाल तेल भंडार को हासिल करने के मकसद से जुड़ा हुआ है। वेनेजुएला ने इसे सीधी आक्रामकता और संप्रभुता पर हमला बताया, क्योंकि वेनेजुएलन प्रतिनिधि भी यूएनएससी की इस मीटिंग में शामिल थे। इसके अलावा अगर दूसरे पक्ष को देखें तो अर्जेंटीना, ब्रिटेन और लिथुआनिया ने अमेरिकी कार्रवाई को सही ठहराया। कहा कि यह एक्शन अमेरिका के द्वारा जो लिया गया है वो ठीक है। अमेरिका के सहयोगी देशों ने कहा कि मादुरो सरकार के खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक में वेनेजुएला के राजदूत सैमुअल रिनाल्डो मुकांडा अकोस्टा ने अमेरिका की कार्रवाई को पूरी तरीके से अवैध करार दिया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला अमेरिका की ओर से किए गए एक अवैध सशस्त्र हमले का शिकार बना है, जिसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। 3 जनवरी की घटना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है और ये किसी भी देश की संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में मादुरो की गिरफ्तारी के साथ ही पूरी तरीके से मामला विस्फोटक हो गया है और दहशत का आलम यह है कि आसमान में एक ड्रोन नजर आया वेनेजुएला में, जिसके बाद कयास ये लगाए जाने लगे कि अमेरिका दोबारा वेनेजुएला में घुसा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद उस ड्रोन को काउंटर करने के लिए सरफेस टू एयर डिफेंस जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया ताकि उस ड्रोन को मार गिराया जाए।
एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की आवाज गूंजने लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह फायरिंग न सिर्फ सुरक्षा की बड़ी चिंता पैदा करता है, बल्कि देश की नाजुक स्थिति, दहशत, हालात को भी उजागर करता है। लेकिन इस दरमियान एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने इस मामले से खुद को किनारा कर लिया और कहा कि अमेरिका की इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। बाद में दावा किया गया कि इस इलाके में उड़ रहे एक ड्रोन पर मीरा फ्लोरेस पुलिस और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात जवानों ने फायरिंग की। सवाल यह कि सुरक्षा में तैनात जवान अगर थे तो फिर अचानक फायरिंग क्यों हुई? लेकिन अमेरिका इस पूरी घटना पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। अब सवाल यह कि क्या वाकई अमेरिका इस बड़े राजनीतिक तूफान से दूर है, या फिर यह तूफान अमेरिका को अपनी जद मिलेगा? वेनेजुएला की जनता इन घटनाओं के बीच एक बार फिर से डर और अनिश्चितता के साए में आ चुकी है। काराकस में फायरिंग कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक और बड़े संघर्ष की पहली झलक मानी जा रही है। इस खतरनाक माहौल में दुनिया की निगाहें वेनेजुएला पर टिकी हुई हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सीक्रेट एनालिसिस में कहा गया है कि अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सत्ता से हटते हैं तो उनके करीबी और वफादार नेता ही देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए सबसे बेहतर साबित होंगे। इस एनालिसिस में उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज का नाम भी शामिल है, जबकि रॉड्रिगेज को ट्रंप धमका चुके हैं और कहा है कि रॉड्रिगेज अगर मादुरो के नक्शे कदम पर चलेंगी तो फिर उनका मादुरो से भी बुरा हश्र किया जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि रॉड्रिगेज के कंट्रोल संभालने की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी। इसे उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम की जो समिति है उनके साथ इस जानकारी को साझा भी किया गया। रिपोर्ट यह भी बताती है कि यही वजह थी कि ट्रंप ने विपक्षी नेता मारिया मचाडो के बजाय डेल्सी रॉड्रिगेज के समर्थन का फैसला किया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की है। हो सकता है कि नोबेल प्राइज विनर मारिया मचाडो ही वेनेजुएला को संभाले और वो अमेरिका के इशारे पर सरकार चलाएं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि वहां के लोगों का सपोर्ट मचाडो को कितना मिलेगा ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के घर में घुसकर दादागिरी दिखाई है उसे पूरा वेनेजुएला भड़का हुआ है और वो लोग अमेरिका के किसी भी एजेंट को वेनेजुएला में नहीं देखना चाहते। इधर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को दुनिया भर की राजनीतिक परिस्थितियों पर नियमित रूप से जानकारी दी जाती है। उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम वेनेजुएला को अमेरिका के हितों के मुताबिक लाने और वहां के लोगों को बेहतर हालात देने के लिए व्यवहारिक फैसला लिया जा रहा है, जबकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मैं चलाऊंगा वेनेजुएला। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अगले 30 दिन में वेनेजुएला में कोई चुनाव नहीं होगा। अगर उचित सहयोग नहीं मिला तो अमेरिका दूसरी कार्रवाई भी करेगा। अमेरिका का फोकस वेनेजुएला में कानून व्यवस्था बहाल करने पर है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का लक्ष्य है। वेनेजुएला में अमेरिकी तेल कंपनियों की भूमिका अहम होगी। यह काम 18 महीने से भी कम समय में पूरा करने का ट्रंप दावा कर रहे हैं। ट्रंप की यह धमकी सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि साफ इशारा है कि अमेरिका अब सिर्फ दूर से आदेश नहीं देगा, बल्कि अपने ही तरीके से प्रशासन चलाएगा। यह मिक्स ड्रामा नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर गेम का अगला बड़ा मूव है। वेनेजुएला के लिए यह स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अमेरिका की अगली गुलामी का नया अध्याय साबित हो सकता है। लेकिन पर्दे के पीछे मेरे पास एक और कहानी है दोस्तों आपके लिए। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक सिल्वर गेम है। जी हां, चांदी वाला खेल। दरअसल 1 जनवरी 2026 से चीन, जो कि सबसे ज्यादा चांदी प्रोसेस करता है दुनिया भर से रॉ मटेरियल मंगा के, उसने अपनी पॉलिसीज में बदलाव कर दिए और अब चीन से चांदी एक्सपोर्ट करना लगभग वहां की कंपनी के लिए नामुमकिन जैसा हो गया है। और जो कंपनियां एक्सपोर्ट कर पाएंगी, जिनकी माइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो सरकार की कंट्रोल में है। और चाइना सबसे ज्यादा वेनेजुएला के चांदी को प्रोसेस करके, एक्सट्रैक्ट करके सिल्वर प्रोडक्शन करता था। अब जब गेम सिल्वर का हो रहा है, आपने देखा हो कि पिछले कुछ समय में
चांदी ने किस तरह से यू टर्न भी लिया है। तो दरअसल अमेरिका की कोशिश उसी चांदी पर नकेल कसने की है, यानी चांदी की कीमतों पर चांदी की नकेल। इस पर मैं आपको विस्तार से कल जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि सिल्वर वाला गेम क्या है। तो कल जरूर हमारे साथ वर्ल्ड नाउ में जुड़िएगा और जानेंगे कि कैसे इसने वेनेजुएला को, चाइना को और अमेरिका को चांदी ने एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया।